स्वागत है आप सभी का लर्न एंड फन पे, जहां पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। और फाइनली बच्चों, आज हमारा चैप्टर नंबर 4। तो बच्चों, हमारा अभी जो चैप्टर नंबर 1 था यानी कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, और चैप्टर नंबर 2 था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये दोनों के दोनों चैप्टर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के थे। फिर हमारे पास हमारा लेक्चर नंबर आया, चैप्टर नंबर आया 3, जिसका नाम था इलेक्ट्रिक करंट, जो कि हमारा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का चैप्टर था, यानी चार्ज यहाँ पे भागना शुरू हो गया। फिर मैंने आपको बताया था कि हमारा जो 4th चैप्टर है, जो कि हम शुरू कर रहे हैं, और हमारा जो 5th चैप्टर में तो खैर चार्ज के ऊपर ज्यादा कुछ है ही नहीं, लेकिन 4th चैप्टर की अगर हम खासकर बात करें तो ये भी चार्ज के ऊपर ही है। आप इसका नाम ही पढ़ ले, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। पहली बात तो ये चैप्टर काफी बड़ा है, जितना चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी बड़ा है, जितने लेक्चर करंट इलेक्ट्रिसिटी चला उतने ही लेक्चर ये भी चलेगा, हो सकता है एक आध लेक्चर ज्यादा ही मान के आप चलो। पहली बात। दूसरी बात यह है कि मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखो, जब भी एक कंडक्टर के अंदर से हम करंट को दौड़ाते हैं तो 3 इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। आप ऐसा कह सकते हैं, जब भी हम एक कंडक्टर में से करंट को दौड़ाते हैं, जब भी करंट दौड़ता है तो हमें 3 इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। पहला इफेक्ट होता है मैग्नेटिक इफेक्ट। पहला इफेक्ट होता है मैग्नेटिक इफेक्ट, मतलब पहला दूसरा तो इसमें कुछ नहीं होता है। दूसरा हीटिंग इफेक्ट, और तीसरा होता है केमिकल इफेक्ट। अब केमिकल इफेक्ट का मतलब होता है कोई केमिकल रिएक्शन करवा देना। केमिकल इफेक्ट का मतलब होता है कि कोई केमिकल रिएक्शन आपने करवा दी बिजली देके, जिसके ऊपर पूरा का पूरा एक चैप्टर चल रहा है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मतलब खत्म ही हो गया है वो भी। इसके बाद अगर बात करें हीटिंग इफेक्ट के ऊपर, तो इसके बारे में हमने 3rd चैप्टर के अंदर थोड़ा बहुत पढ़ा कि जब भी हम करंट पास कराते हैं कंडक्टर के अंदर से तो उसमें हीट पैदा होती है। फिर तीसरा हम लोगों ने मैग्नेटिक इफेक्ट, जिसको हम 10th क्लास में सीबीएसई बोर्ड में थोड़ा बहुत पढ़ के आ चुके हैं, कि जब भी हमें कंडक्टर के अंदर से करंट दौड़ाते हैं तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनती है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, जब हम 10th क्लास में थे हमारा माइंड सेट अलग था, हम छोटे थे, हम फिजिक्स के बारे में उतना नहीं जानते थे, और प्लस 10th क्लास में जो पढ़ा वो तो पढ़ना ही है, लेकिन उसको नेक्स्ट लेवल पे भी लेके जाना है हमें इस चैप्टर के अंदर। यानी अब हम चीजों को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के, थोड़ा सा आप कह सकते हैं उसके डेप्थ में जाके पढ़ने वाले हैं। अब मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में क्या होता है, देखो, चुंबकीय आकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड 2 तरीके से बनती है। एक होता है एक मैग्नेट हो हमारे पास, परमानेंट मैग्नेट, जो कि पहले से मैग्नेट, इसको हम चुंबक कहते हैं। उसके ऊपर हम इस चैप्टर में कुछ नहीं पढ़ने वाले हैं, वो हमारा अगला चैप्टर है, यानी मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर, यानी मैग्नेटिज्म एंड मैटर करके, वो हमारा अगला चैप्टर है, जिसमें हम चुंबक के बारे में, बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, मैग्नेटिक निडल, अर्थ मैग्नेटिज्म, इनके बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो यहाँ पे हम लोग जो मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे या मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, वो मूविंग चार्जेस से आएगी, यानी कि बिजली के दौड़ने से, चार्ज के भागने से जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है, उसके बारे में पूरा चैप्टर रहेगा। दूसरी बात, अगर थोड़ा सा कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करें या मैग्नेट के बारे में बात करें बेसिक, तो मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट एक सब्सटेंस होता है जो छोटे छोटे पीसेस ऑफ आयरन, कोबाल्ट, निकल को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, और इसके आसपास जिस एरिया तक ये अपनी फोर्स एक्सर्ट कर सकता है उसे मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। बट ये तो एक चुंबक के आसपास बनी हुई मैग्नेटिक फील्ड की बात हुई। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी अगर एक कंडक्टर में से करंट को दौड़ाया जाए तो उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पैदा होती है। तो मूविंग चार्ज और अ करंट सेट्स अप और क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, इसके बारे में बात करेंगे। और सेकेंड, द मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट्स फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज और अ करंट इन द फील्ड। आप कह सकते हो ये इस चैप्टर के 2 हिस्से हैं जिसके बारे में हमें पढ़ना है। ये तो बेसिक मैग्नेट के बारे में बात है, इनके बारे में पढ़ना, ये मैंने भी एक्सप्लेन नहीं किया, इस पूरे के ऊपर हमारा चैप्टर है। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें ऑयस्टर्स एक्सपेरिमेंट की, तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम ऑयस्टर था। अब इन्होंने करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनती है, इसको एक्सीडेंटली ऑब्जर्व किया।
इसको इन्होंने एक्सीडेंटली ऑब्जर्व किया। अब एक्सीडेंटली ऑब्जर्व करने का मतलब क्या होता है? इन्होंने क्या किया, ये एक्चुअली देखो, हमारे फिजिक्स में, हमारी साइंस में दो प्रकार की डिस्कवरीज होती हैं, एक होती है इंटेंशनल और एक होती है एक्सीडेंटल। तो ये ऑब्वियस बात है, एक सर्किट पे काम कर रहा था, कॉमन सेंस की बात है, इतना महान आदमी लैब में बैठ के बल्ब तो जला नहीं रहा होगा, कोई सर्किट पे काम कर रहा होगा ये आदमी, लेकिन ये एक्सीडेंटली इन्होंने डिस्कवर किया। क्या? ये अपने एक सर्किट पे काम कर रहे थे और उस सर्किट के आसपास एक मैग्नेटिक कंपास पड़ा हुआ था जिसका नॉर्थ और साउथ था, ऑब्वियस सी बात है। अब जैसे इन्होंने क्या किया, एक स्विच, इस सर्किट पे जब ये काम कर रहे थे और ये स्विच ऑन किया, मैं दोबारा बोल रहा हूं, ये बल्ब तो जला नहीं रहे होंगे लैब में, ये कुछ और ही कर रहे होंगे, लेकिन उस पर अगर अभी हम फोकस ना करें, इन्होंने जैसे ही स्विच ऑन किया, सर्किट में करंट दौड़ना शुरू हो गया, सर्किट में करंट दौड़ना शुरू हो गया, और करंट दौड़ने की वजह से इन्होंने जो बल्ब तो जला ही जला, वो तो जलना ही था, लेकिन जो ऑब्जर्वेशन इन्होंने ली वो क्या ली कि जो इनका कंपास था वो अपनी जगह से डिफ्लेक्ट हो गया, जो इनका कंपास था वो अपनी जगह से हिल गया, अपनी जगह से डिफ्लेक्ट हो गया, अपनी जगह को हट के कहीं चला गया। अब ये क्यों हुआ? तो ये जो डिफ्लेक्शन आया इन मैग्नेटिक कंपास, वो क्यों आया? तो डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक कंपास वाज ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ कंडक्टर या द कंडक्टर। अब हुआ क्या, इन्होंने ऐसा थोड़ी ना एक बार किया, इन्होंने एक्सीडेंटली एक बार ऑब्जर्व किया, या न्यूटन जी के सर पे सेब गिर गया, उन्होंने ग्रेविटी का आविष्कार उसी दिन थोड़ी ना कर दिया, वहीं बैठे बैठे थोड़ी ना कर दिया, वो एक शुरुआत थी, वो एक इंस्पिरेशन थी, वो एक आइडिया था कि यार ये सेब नीचे ही क्यों गिरा, यार ऊपर क्यों नहीं गया। उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर बहुत मेहनत करी और उसके बाद चीजें, अब E = mc², सर एल्बर्ट आइंस्टाइन जी, भगवान हमारे, उन्होंने एक रिएक्शन देखी, न्यूक्लियर रिएक्शन का डेटा चेक किया और देखा यार उस रिएक्शन के अंदर मास कम क्यों हो रहा है, हर न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर मास कम क्यों हो रहा है। वो एक शुरुआत थी, ऐसा थोड़ी है एक रिएक्शन को देखा और E = mc² दे दिया, नहीं भाई साहब, शुरुआत थी, वो एक इनिशियल स्टेज का इनिशिएशन था बच्चों, बड़ा ही मुश्किल वर्ड, इनिशिएशन था, जो भी कह लो, ये तो एक टंग ट्विस्टर बन गया मेरे लिए, वो एक शुरुआत थी बच्चों। ऐसे ऑयस्टर जी के सामने एक मैग्नेटिक कंपास पड़ा हुआ था और उन्होंने सर्किट में करंट पास कराया, काम कुछ और कर रहे थे, लेकिन क्या देखा कि कंपास में डिफ्लेक्शन होने लग गया, कंपास जो है उसकी निडल अपनी जगह से हिलने लगी, अपनी जगह से हिल गई। तो यार वो बड़े हैरान हुए ये बात देख के, और फाइनली उन्होंने इसके ऊपर बहुत काम किया, बहुत मेहनत की, बार बार ये काम किया, बार बार इस चीज को रिपीट किया, और क्या देखा कि जब भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास से कंपास को रखा जा रहा है, जब भी हम करंट पास करा रहे हैं, तो कंपास जो है वो अपनी जगह से हिल रहा है और डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। और एक कंपास डिफ्लेक्शन सिर्फ तभी शो कर सकता है जब आसपास मैग्नेटिक फील्ड हो। तो उससे यह साबित होता है कि जब एक सर्किट में करंट पास कराएंगे तो हमेशा वो आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को ढूंढने वाले ऑयस्टर थे, लेकिन उसका फॉर्मुलेशन देने वाले कोई और थे जिनका नाम था बायोट-सवर्ट। यानी कि इसको ढूंढने वाले, इसको खोजने वाले थे ऑयस्टर जी, कि जब भी हमें कंडक्टर में से करंट पास कराएंगे तो दैट विल प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन ढूंढने वाले तो हो गए ऑयस्टर जी, लेकिन उसका फॉर्मुलेशन, उसका फॉर्मूला किसने दिया बच्चों? बायोट-सवर्ट ने। अब बायोट-सवर्ट ने क्या बोला? सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये हमारे पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर में से लेट अस सपोज I अमाउंट ऑफ करंट जो है वो ऊपर जा रहा है, इस कंडक्टर में से I अमाउंट ऑफ करंट जो है वो फ्लो हो रहा है ऊपर की तरफ, और मान लेते हैं मुझे इस पॉइंट पे कहीं मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। सबसे पहली बात तो क्या ये वायर अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बना रही होगी? आंसर है हाँ, ये वायर अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रही होगी। बट द पॉइंट इज, ये मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी?
मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट हो रही होगी, ये तो ऑयस्टर जी बता चुके हैं, बट मैग्नेटिक फील्ड कितनी बन रही होगी ये अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो ऑयस्टर जी ने ये फॉर्मूला नहीं दिया था, उन्होंने तो बस बताया था कि कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होती है। कैलकुलेशन फॉर्मुलेशन ऑयस्टर जी ने नहीं दिया, बार्ट-सेवर्ट जी ने दिया। कैसे? उन्होंने कहा मान ले तेरे पास एक वायर जिसमें करंट आए जा रहा है, तो सबसे पहले तो अपनी वायर का एक हिस्सा चुनना है आपको जिसके लिए आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो, एंड लेट अस सपोज वो हिस्सा ये है, एंड लेट अस सपोज ये वो हिस्सा है डीएल, और मान लेते हैं ये डीएल वो हिस्सा है जिसको हम लेंथ एलिमेंट बोलते हैं, जिसके लिए हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। अभी हम पूरी वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाल रहे हैं, अभी हम सिर्फ इस डीएल के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। अभी हम इस डीएल के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, और ये जो डीएल है ये हमारे इस पी पॉइंट से, या कह लो पी पॉइंट जहां पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, ये इस डीएल से आर डिस्टेंस पे बैठा हुआ है। बच्चों अगर आपने बायोट-सेवर्ट लॉ नहीं समझा, आप बस इतना समझ लो फर्स्ट चैप्टर में कूलम्स लॉ था, फोर्थ चैप्टर में बायोट-सेवर्ट लॉ, बस, और मैं कुछ नहीं कह सकता। फर्स्ट चैप्टर में कूलम्स लॉ था, फोर्थ चैप्टर में बायोट-सेवर्ट लॉ, मैं इसके अलावा और क्या कहूं, और कुछ नहीं कह सकता। पहली बात। दूसरी बात, अब अगर ये डीएल है और अगर ये आर है, तो डीएल क्या है? पहली बात तो पूरी वायर में का छोटा सा एक टुकड़ा विच इज डीएल, एंड आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट टू द डीएल एलिमेंट, ठीक है ना। अब पहली बात तो बार्ट-सेवर्ट जी ने कहा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड को हम वैसे तो बी से दिखाते हैं, बी से, लेकिन यहां पे क्योंकि हम छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं डीएल एलिमेंट की, तो हम उसको डीबी से दिखाएंगे। आई रिपीट, मैग्नेटिक फील्ड को वैसे हम पूरे चैप्टर में बी से दिखाने वाले हैं, आफ्टर द नेम ऑफ बार्ट-सेवर्ट। मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल बी है, फोर्स के लिए सिंबल एफ है। मैं यूनिट नहीं कह रहा हूं, मैं सिंबल कह रहा हूं। जैसे करंट का सिंबल आई होता है यूनिट लेकिन एम्पियर है, जैसे फोर्स का सिंबल एफ होता है यूनिट लेकिन न्यूटन है, ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल है बी। और अगर मैं छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूं इस डीएल एलिमेंट के लिए, छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी मेरे लिए? डीबी। ये बात ध्यान रखना। तो सबसे पहली बात, डीबी जो होगी क्या वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कितना करंट हमने इस एलिमेंट में से पास कराया है? आंसर है हाँ। पहली बात तो हम पढ़ रहे हैं एक लॉ, तो हमें कारण तो जानना ही नहीं है, वो तो उन्होंने खुद ऑब्जर्व किया है, लेकिन अगर हम कॉमन सेंस से बात करें तो हमें समझ भी सकते हैं कि हाँ यार, मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी जितना ज्यादा करंट पास कराओगे, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने का कारण क्या है? तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने का कारण करंट ही तो है, तो अगर करंट ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा होगी, तो पहला पॉइंट तो जस्टिफाइड है। दूसरा पॉइंट इज फॉर द लेंथ ऑफ द एलिमेंट। अब आप बताओ, हमने यहाँ पे सिर्फ डीएल एलिमेंट के लिए लिया है, वेयर डीएल इज वेक्टर, अभी हम बात करेंगे। हमने यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया दैट इज फॉर डीएल एलिमेंट, ये छोटा सा डीएल एलिमेंट जो कि इस वायर पे पड़ा हुआ है, छोटा सा डीएल एलिमेंट है। अब द पॉइंट इज, अगर एक छोटा सा डीएल एलिमेंट इस पूरी वायर पे पड़ा हुआ है, तो ये डीएल एलिमेंट की जितनी ज्यादा लंबाई बढ़ेगी, अगर मैं डीएल एलिमेंट इतना ले लेता, इतना ले लेता, इतना ले लेता, पूरी वायर ले लेता, तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी ना। तो ऑब्वियस सी बात है जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इस डीएल एलिमेंट के भी। मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इस डीएल एलिमेंट के भी, एंड ये जो डीएल एलिमेंट है ये एक वेक्टर है। पहली बात तो ये जो डीएल है जिसको हम लेंथ एलिमेंट कह रहे हैं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी एक डायरेक्शन भी होगी, और डायरेक्शन है इन डायरेक्शन ऑफ करंट, इन डायरेक्शन ऑफ करंट, और इसकी जो डायरेक्शन है वो करंट की ही डायरेक्शन है, मतलब जहां करंट जा रहा होता है ये भी वही डायरेक्शन लेता है। तो पहली बात तो मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना करंट दौड़ रहा है, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना लेंथ एलिमेंट आपने लिया है, इन दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पहली बात। दूसरी बात, तीसरी बात, अब अगर हम बात करें साइन थीटा की, अब व्हाट इज साइन थीटा? तो आंसर है क्योंकि ये आर भी एक वेक्टर है क्योंकि ये पोजीशन है,
और क्योंकि ये dl भी एक वेक्टर है तो इनके बीच में एक एंगल बन रहा है विच इज थीटा। अब बार्ट-सावर्त जी ने क्या ऑब्जर्व किया कि जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी वो साइन थीटा के प्रोपोर्शनल थी। मतलब जब एंगल 0 हो रहा था तो फोर्स 0 हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे जब एंगल बढ़ रहा था और 0 से 90 तक जा रहा था तो फोर्स बढ़ रही थी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही थी। लेकिन जब वो 90 के पार होता तो फिर से कम हो रही थी। अब ऐसा कौन करता है? तो आंसर ऐसा तो साइन करता है। 0 से 90 पे वैल्यू किसकी बढ़ती है? साइन की। और 90 से आगे 180 जाने पे कम भी होती है। तो ये बिल्कुल साइन जैसा बिहेवियर दे रहा था। तो बार्ट-सावर्त जी ने घोषणा कर दी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है साइन थीटा के। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है साइन थीटा के। यानी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई है करंट के, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई है लेंथ एलिमेंट के, और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई है साइन थीटा के। अब क्या बचा आपके हिसाब से? क्या मैग्नेटिक फील्ड इस आर पे डिपेंड नहीं करती होगी? हाँ, अगेन इनवर्स स्क्वायर लॉ तो ये भी फॉलो करेगी, जितना दूर जाऊंगा मैग्नेटिक फील्ड उतनी कम होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, वो भी स्क्वायर के। मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यानी वो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी है। तो कुल मिला के 4 चीजों पे मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड कर गई। पहला, करंट के से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दूसरा, लेंथ एलिमेंट से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तीसरा, साइन थीटा से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन चौथा, डिस्टेंस के स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब अगर मैं ऐसा देखता हूं तो कंबाइनिंग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, अगर हम फर्स्ट को, सेकेंड को, थर्ड को और फोर्थ को कंबाइन कर देते हैं, अगर हम फर्स्ट को, सेकेंड को, थर्ड को और फोर्थ को कंबाइन कर देते हैं, जोड़ देते हैं, एक सेकेंड, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ को जोड़ने पे क्या मिलेगा? फर्स्ट इक्वेशन कहती है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, सेकेंड कहती है डीएल के, थर्ड कहती है साइन थीटा के, और फोर्थ कहती है आर स्क्वायर के, है ना भाई? फर्स्ट इक्वेशन कह रही है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, सेकंड कह रही है डायरेक्टली टू डीएल, थर्ड कह रही है डायरेक्टली टू साइन थीटा, फोर्थ कह रही है इनवर्सली टू आर स्क्वायर। तो अगर मैं इन सबको जोड़ देता हूं तो मुझे पहली बात तो ये रिलेशन मिल जाएगा। दूसरी बात, अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हर बार की तरह हमें एक कांस्टेंट यहाँ पे अप्लाई करना होगा। तो आए डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, ये मेरे पास छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड फॉर डीएल एलिमेंट आ जाता है। अब यहाँ पे भी अगर मैं कांस्टेंट को हटाता हूँ, जैसे कूलम्स लॉ में हमने कांस्टेंट को हटाया था तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आया था। यहाँ पे अगर मैं कांस्टेंट को हटाता हूँ तो k की जगह म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आ जाएगा, k की जगह म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आ जाएगा। यानी कि हमारे जो कूलम्स लॉ आया था उसमें जो हमारा k आया था वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आया था, लेकिन यहाँ पे जो k आया है वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आ गया है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आ गया है, वेयर पहली बात तो म्यू नॉट को हम लोग बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। पहली बात तो इसे कहा जाता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। पहली बात तो इसे कहा जाता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। यानी एप्सिलॉन नॉट का नाम था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसका नाम है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, दोनों मटेरियल पे डिपेंड करता है, दोनों की एक वैल्यू है और फ्री स्पेस पे इसकी कुछ वैल्यू है। अभी हम बात कर भी रहे हैं जो कि हम अगले पे यहाँ पे कर लेंगे, लेकिन फिलहाल अभी आप पहले समझो कि जैसे कूलम्स लॉ में कांस्टेंट आया था और उसकी जगह हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कर दिया था, ऐसे हमारे पास यहाँ पे भी एक कांस्टेंट है, बस k की जगह म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आया है। अब अगर हम बात करें तो जो k है उसकी जो वैल्यू रहेगी पूरे ओवरऑल k की वैल्यू 10 की पावर पहली बात तो -7 रहेगी। जो k है उसकी वैल्यू 10 की -7 रहेगी। यूनिट की अगर बात कर ले तो अभी हम थोड़ी देर में बात करने वाले हैं, बट मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला होती है
और डीएल की होती है मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो 1 मीटर यहाँ बचा टेस्ला मीटर पर एम्पियर। टेस्ला इसकी हो गई, इसकी मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, 1 मीटर यहाँ चला गया, आए की एम्पियर, इसकी कोई यूनिट नहीं है, तो फिर मैं के की अगर यूनिट बोलूं या इसकी के की बोलूं, बात एक ही है, मीटर से मीटर कैंसिल, 1 मीटर वहां चला गया, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। उस हिसाब से बात करें तो के की यूनिट हो गई टेस्ला मीटर पर एम्पियर। अच्छा, अब अगर हम ऐसे बात करें तो के जो है वो तो हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आया है, तो उस हिसाब से म्यू नॉट की वैल्यू हो जाती है क्योंकि के 10 का -7 है, तो 4 पाई इंटू में 10 की पावर -7, यूनिट दोनों की सेम आएगी, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। अगर मैं फ्री स्पेस की बात कर रहा हूं, फॉर यहां बात हो रही है स्पेस की या वैक्यूम या कह लो फ्री स्पेस की, तो के जो है वो हमारे पास आ चुका है 10 की पावर -7। यूनिट क्या है, दोबारा बोल रहा हूं, मीटर से मीटर कैंसिल, 1 मीटर बचा, टेस्ला मीटर पर एम्पियर के की यूनिट है, और के की वैल्यू क्या है 10 की पावर -7 फ्री स्पेस के लिए। और अगर ऐसा है तो के म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है, तो म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू में के की जो भी वैल्यू है, यानी कि 10 का -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर है, तो ओवरऑल म्यू नॉट की वैल्यू मेरे पास आ गई है 4 पाई इंटू में 10 की पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। और अगर बात करें तो के की यूनिट मेरे पास आ गई है टेस्ला मीटर पर एम्पियर, और वैल्यू आ गई 10 का -7। तो बेसिक बात यही है कि कूलम्स लॉ की तरह यहाँ पे भी कांस्टेंट आ रहा है, और इसके लिए हमारे पास वैल्यू आ जाती है, फॉर्मूला आ जाता है मैग्नेटिक फील्ड का, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। अब अगर मैं बायोट से, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो बायोट सेवर्ट लॉ को मैं वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको वेक्टर फॉर्म में भी आओ एक बार रिप्रेजेंट करते हैं। यानी आप कह सकते हो हम पढ़ रहे हैं बायोट सेवर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म। हमने जो फॉर्मूला अभी पढ़ा उसको हम अगर वेक्टर फॉर्म में पढ़ें, यानी बायोट सेवर्ट लॉ को हम अगर वेक्टर फॉर्म में पढ़ें तो कैसे रिप्रेजेंट होगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि जो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड है वो है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। अब मैं क्या चालाकी कर रहा हूं, चालाकी क्या है, मैं LHS को कुछ नहीं कर रहा, लेकिन RHS को मैं R से मल्टीप्लाई और R से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है जी। यानी कि मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग RHS बाय R, RHS को R से मल्टीप्लाई R से डिवाइड कर देंगे। इससे क्या होगा, बहुत तगड़ी चीज होगी। क्या देखो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई के साथ तो आई है, डीएल के साथ आर आ गया, अपॉन में नीचे आर स्क्वायर था तो आर क्यूब आ गया, और साथ में साइन थीटा आ गया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा शायद ये क्या कर दिया भाई, ऊपर आर से मल्टीप्लाई, नीचे आर से डिवाइड, नीचे आर क्यूब हो गया, ऊपर आर आ गया, इससे क्या हो जाएगा। अब इससे ये हो जाएगा कि भाई आर जो है और डीएल जो है ये दोनों वेक्टर्स हैं। डीएल कैसे वेक्टर है, अभी बताया, डीएल लेंथ एलिमेंट है, और जो लेंथ एलिमेंट है वो एक वेक्टर है और उसकी डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में, और आर हमारे पास वैसे ही पोजीशन वेक्टर होता है, तो आर तो वेक्टर ही है। अब अगर दो वेक्टर के साथ साइन थीटा होता है तो हमारी मैथ्स कहती है कि मैं इसको डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर लिख सकता हूं। जब दो वेक्टर के साथ साइन थीटा होता है तो उसे क्रॉस प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है, और हम सब जानते हैं 11th क्लास से कि जब दो वेक्टर्स को क्रॉस प्रोडक्ट से मतलब मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर एक नया वेक्टर आता है। यानी पहली बात तो मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये तो हम पहले से ही जानते हैं, 10th क्लास से ही जानते हैं। इसकी डायरेक्शन भी अभी लिख देंगे, आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से साउथ, इनसाइड साउथ से नॉर्थ, वो भी हम बात कर लेंगे अभी। बट ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये वेक्टर है, ये तो हम जानते हैं बिकॉज इट कंटेन्स डायरेक्शन, और ये वेक्टर के सारे लॉ फॉलो करते हैं। प्लस हमने ये भी देख लिया कि मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमें डीएल क्रॉस आर करना है,
और क्रॉस प्रोडक्ट से हमेशा जो क्वांटिटीज मिलती हैं वो वेक्टर ही होते हैं, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर क्वांटिटी देता है, और बल्कि क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी कहा जाता है, 11th में कहा भी था हमने। बट दैट इज नॉट द पॉइंट। पॉइंट इज कि अगर ये क्रॉस प्रोडक्ट से आया तो हम इस क्रॉस प्रोडक्ट से क्या क्या बातें सीख सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये सीख सकते हैं कि जो डीबी है वो एक क्रॉस प्रोडक्ट है। इसका मतलब ये है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट से आ रहा है। और अगर ये वेक्टर क्वांटिटी तो इसकी डायरेक्शन भी होगी। आउटसाइड मैग्नेट, शायद आपको पता होगा, मैग्नेट के बाहर और मैग्नेट के अंदर इसकी डायरेक्शन अलग अलग होती है। इनसाइड मैग्नेट, आउटसाइड मैग्नेट और इनसाइड मैग्नेट, इसकी डायरेक्शन अलग अलग होती है। आउटसाइड मैग्नेट और इनसाइड मैग्नेट, इसकी डायरेक्शन अलग अलग है। आउटसाइड मैग्नेट चलती है नॉर्थ से साउथ, 10th में पढ़ा है हमने, और इनसाइड मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड चलती है साउथ से नॉर्थ। तो पहली बात तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है जी। दूसरी बात, आई होप आपको पता हो, वैसे तो हम इसकी डायरेक्शन के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में बात करने वाले हैं, बट फिर भी आपको पता होगा, हमने पढ़ा हुआ है कि जब कोई क्वांटिटी क्रॉस प्रोडक्ट से आती है तो वो हमेशा उन प्रोडक्ट्स के जिनसे वो मल्टीप्लाई करके आ रही है उससे परपेंडिकुलर आती है। मतलब कहने का ये है कि अगर मान लेते हैं मेरे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर और वो आ रहा है बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, तो हमें 11th में पढ़ाया गया है कि ये जो ए वेक्टर होगा वो हमेशा बी और सी से परपेंडिकुलर होगा। ये जो ए वेक्टर होगा वो हमेशा बी से और सी से परपेंडिकुलर होगा। तो ए वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होगा बी वेक्टर से और सी वेक्टर से भी, क्योंकि जो क्रॉस प्रोडक्ट से आता है, याद होगा ना, राइट हैंड स्क्रू रूल। अगर ये सब नहीं भी याद आ रहा है कोई बात नहीं, हम अगले लेक्चर में डायरेक्शन के ऊपर बहुत बात करने वाले हैं। 2-4 डेरिवेशन होंगे और साथ साथ में डायरेक्शन भी होगी, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है आपको। बट जो वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी तो डायरेक्शन होगी। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है बच्चों वो ये है कि, इसको मैं कहां लिखूं, इसको मैं इधर ही लिख देता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर आएगी डीएल के हमेशा, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर भी होगी आर के। क्यों? क्योंकि हमारे वेक्टर प्रोडक्ट का ये नियम होता है कि जब भी हम कोई दो क्वांटिटीज को आपस में वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो हमेशा उन दोनों के परपेंडिकुलर आती है। मान लो मैंने एक एक्स वेक्टर को वाई वेक्टर क्रॉस जेड वेक्टर से निकाला, तो एक्स जो आएगा वो वाई और जेड के हमेशा परपेंडिकुलर आएगा। पहली बात तो यही है, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद अब हम बात करते हैं एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम बायोट-सेवर्ट लॉ। अगर बात करें तो अगर हम ऐसे समझें तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ चुका है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, अगर स्केलर फॉर्म में लिखता हूं तो। और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं तो फिर तो आपको पता है ज्यादातर हम इस चैप्टर में स्केलर फॉर्म में यूज करने वाले हैं। अब इस हिसाब से अगर हम लोग इसकी एसआई यूनिट के बारे में बात कर लें तो एसआई यूनिट क्या है, अगर मैं वैसे समझूं कि भाई टेस्ला इसकी एसआई यूनिट है, वो तो है ही, तो उस हिसाब से म्यू नॉट की यूनिट हमारे पास आई अभी टेस्ला। जैसे अगर मैं एसआई यूनिट बोलूं मैग्नेटिक फील्ड की, तो मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट है टेस्ला, ठीक है ना, वो हम जानते हैं। इसके बाद करंट की यूनिट होती है एम्पियर। इसके बाद डीएल जो है वो है मीटर, और आर स्क्वायर जो है वो हो गया मीटर स्क्वायर, और साइन थीटा और 4 पाई की कोई यूनिट नहीं है। तो उस हिसाब से अगर मैं म्यू नॉट की यूनिट निकालता हूं तो यहां से टेस्ला आ गया, और म्यू नॉट की यूनिट मुझे पता नहीं है फिलहाल, वैसे तो मैं पीछे आपको बता चुका हूं, अपॉन 4 पाई। आई की यूनिट एम्पियर आ गई, डीएल की मीटर आ गई, साइन थीटा अपॉन में नीचे भी आ गया मेरे पास मीटर स्क्वायर। अब साइन थीटा की भी कोई यूनिट नहीं होती है, तो इससे 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल यूनिट ऑफ यूनिट आ जाएगा टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो ये एक छोटी सी है, वैसे भी हम कर चुके हैं, बस फॉर्मेलिटी की है, छोटी सी चीज है, पहले भी कर चुके हैं। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी हमारे पास, यूनिट आ जाएगी टेस्ला। और अगर मुझे 1 टेस्ला डिफाइन करना हो तो आप कह सकते हो 1 टेस्ला इज द मैग्नेटिक फील्ड
when 1 ampere of current is passed through a wire of length 1 meter at angle 90 degree where distance is equal to 10 की पावर -7, ताकि इससे कैंसिल हो जाए ना, इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, वो तो हो जाएगा। बट यार देखो, एक सवाल जो उठता है वो ये है कि अब मैग्नेटिक फील्ड की जो SI यूनिट है वो निकोला टेस्ला, ये गलत लिखा है, निकोला टेस्ला, निकॉन लिखा हुआ है, ये देख लो, ये देख रहे हो, ये जो मेरा टाइप, ये जो PPT बनाता है ना, इसको कैमरे का भूत चढ़ा हुआ लग रहा है, इसको इन महान आदमी का नाम नहीं पता, मर जा, निकोला टेस्ला जी। अच्छा, आपने कहावत सुनी है क्या? शायद वो कहावत आप सबने सुनी होगी कि पैदा करने वाले से ज्यादा बड़ा पालने वाला होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड को या उसके फॉर्मूले को पैदा भले ही ऑयस्टर जी या बार्ट सेवर्ट जी ने किया हो, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड को पाला एक महान आदमी ने था जिनका नाम है निकोला टेस्ला जी। आप कभी मेरी एकेडमी आइएगा या कभी मैं आपने वीडियोस देखी हो साइंस एंड फन पे, सेक्टर 7 वाली ब्रांच की, तो हमने दीवार पे ना कुछ फोटो फ्रेम्स लगा रखे हैं। तो वहां पे एक दिन जब वो दीवार खाली थी तो मेरे ब्रदर ने बोला, जो कि मेरे बड़े ब्रदर है उशांग, जो कॉमर्स अकाउंट्स वगैरह पढ़ाते हैं, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे कुछ लगाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि कुछ साइंस से रिलेटेड कुछ फोटोज लगाएंगे, कुछ फैक्ट्स लगाएंगे और कुछ साइंटिस्ट की फोटो लगा देंगे। तो मेरे दिमाग में आया कि यार कि साइंटिस्ट बहुत सारे हैं इस दुनिया में, लेकिन जो मेरे दिल के सबसे करीब हैं वो निकोला टेस्ला जी है। देखो, आपको अभी नहीं पता है निकोला टेस्ला जी ने ऐसा क्या खास किया था, बट आपको मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि अगर निकोला टेस्ला जी को उनकी सरकार बहुत सीरियसली लेती, उनका मजाक ना उड़ाती, उनको देश से निकालती नहीं, तो वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन ये उस समय पे ही पॉसिबल कर चुके थे। आज की डेट में हम जो वायरलेस चार्जर पे चौड़े होते हैं, वो भी जो कनेक्शन से बनता है, जो कनेक्ट करके बनता है, वो आज से इतने सालों पहले बन चुका होता है, बना दिया था इस महान आदमी ने। तो आपको नहीं पता, अभी आप बहुत छोटे हैं, अभी आपको अंदाजा नहीं, आप में से हो सकता है किसी बच्चे ने इनके बारे में कुछ पढ़ा हो तो अलग बात है, बट अभी अगर मैं अपनी फॉर्मल एजुकेशन के हिसाब से बात करूं, जो हमारी किताबें हमें पढ़ा रही हैं उस एजुकेशन के हिसाब से बात करूं, तो अभी निकोला टेस्ला जी के बारे में हम नहीं जानते हैं। तो मैंने उस दीवार पे सिर्फ 2 ही इंसान की फोटो लगा रखी है, एक है निकोला टेस्ला जी और शायद आप दूसरे को जानते हो, वो है वॉल्टर लोइन जी, जो MIT के प्रोफेसर रह चुके हैं, अब रिटायर हो गए हैं, वो मेरे लिए भगवान है। तो 2 लोगों की वहां पे आपको फोटो मिलेगी, बाकी मैथ्स के लोग हैं, कुछ पाइथागोरस हैं और कुछ कोई अकाउंट्स के कुछ गॉड हैं, मैं नाम भूल गया उनका, वो शांत सर ने लगाई है। लेकिन मैं अपने रिस्पेक्ट से बात करूं तो मैंने 2 लोगों की वहां पे फोटो लगा रखी है, एक निकोला टेस्ला जी और एक वॉल्टर लोइन जी, जिन दोनों को ही मैं अपने लाइफ में भगवान से कम नहीं मानता हूं। मतलब अगर वो भगवान नहीं है तो भगवान से कम भी नहीं है मेरे हिसाब से। खासकर अभी हम फिलहाल अगर निकोला टेस्ला जी की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड को कैसे पाला जाए, कैसे उसका इस्तेमाल किया जाए, कैसे उससे वायरलेसली बिजली बनाई जाए, ऐसे महान आविष्कार निकोला टेस्ला जी ने किए थे। ऑल दो इनको उतनी सीरियसली नहीं लिया गया तो ये ज्यादा कुछ नहीं कर पाए उस वक्त जितना कर सकते थे। बट ठीक है, सरकार को एक लेवल पे अकल तो आई कि मैग्नेटिक फील्ड की एट लीस्ट SI यूनिट तो इस महान आदमी के नाम पे दे ही दें, और इसीलिए SI यूनिट मैग्नेटिक फील्ड इस महान आदमी के नाम पे रखी गई, विच इज टेस्ला। तो ये छोटी सी तो क्या, अभी तक कुछ नहीं पता, बट एक नॉलेज दे दी मैंने कि ये बहुत महान है। आप इनके बारे में शायद जीवन में ज्यादा कुछ पढ़ भी नहीं पाओगे, क्योंकि इनको पढ़ाई बनाने दी ही नहीं गई ना, बट फिर भी ये बहुत महान आदमी थे। खैर, आज का लेक्चर हम छोटा रख रहे हैं क्योंकि आज हमने चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया है, बहुत बेसिक रखा है और बात की है बार्ट सेवर्ट लॉ के बारे में। लेकिन अगर आपको बार्ट सेवर्ट लॉ नहीं आता होगा तो आगे की कोई टॉपिक, कोई पढ़ाई आपको नहीं आएगी। अच्छे से बार्ट सेवर्ट लॉ पढ़ लीजिए, उसको गो थ्रू कर लीजिए, असाइनमेंट वगैरह पे काम कर लीजिए। बस आज के लिए मुझे लगता है इतना बहुत है। अगले लेक्चर में हम बार्ट सेवर्ट लॉ की एप्लीकेशंस पे आ जाएंगे, सीधा बार्ट सेवर्ट लॉ को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी, और कूलम्स लॉ से कंपेयर भी करेंगे, सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज। थैंक यू सो मच।